नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कल आपकी जीएस की क्लास हुई थी। हमने एलटी जीएस की क्लास भी साथ में स्टार्ट कर ली है। 2 क्लासेस आपको मिली हैं, वो भी लगातार आपको मिलती रहेंगी। जिस दिन आपको जीएस की क्लास मिलती है उस दिन आपको कला की क्लास नहीं मिल पाती है, क्योंकि दोनों क्लास एक साथ करना होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी नोटिफिकेशन का जो है कुछ पता नहीं है, लेकिन जल्द आएगा ऐसी उम्मीद है। काफ़ी लोग कह भी रहे हैं, जो जानकार लोग हैं, जो जानते हैं आयोग के बारे में, अतः वो आएगी ही जल्दी। लेकिन आपको बहुत हैरान परेशान हो करके बहुत जल्दबाजी में सिलेबस कवर करने के लिए परेशान नहीं होना है। हम आराम आराम से पढ़ेंगे, और अगर कहा है कि पूरा सिलेबस आपको पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कुछ छूट जाएगा, कोई नुकसान आपका हो जाएगा। पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम जैसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाया जाएगा। और जब स्थिर भाव से, धैर्य मन से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय तक टिकेगा भी, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में हमें करना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ डेवलपमेंट होते हैं, नोटिफिकेशन आता है, तो हम उसको जल्दी भी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पाल शैली पर। किस पर? पाल शैली पर। पूरी बातचीत हमारी पाल शैली पर होगी। उनका थोड़ा सा इतिहास देखेंगे। हमने पाल शैली का परिचय पढ़ लिया था। आपने इससे पहले वाली क्लास में पाल शैली का परिचय देख लिया था। हम वो वाला खंड छोड़ देंगे। जिन लोगों ने पिछला वाला क्लास नहीं देखा, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग क्लास भी बराबर नहीं देख रहे हैं। ऐसे में आपसे विनम्र निवेदन है कि क्लास को देखिए। अगर आपने परचेज किया है, खर्चा किया है और आप वास्तव में तैयारी करनी चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे की बात है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, मन से लगना चाहते हैं, आपको भी सरकारी नौकरी करनी है, अपने सपने को साकार करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाना है, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करना है, तो कृपया करके मेहनत करिए और यूं ही समय को ज़ाया मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान है। अगर ये एक बार निकल गए आपके हाथ से तो लौट कर वापस नहीं आते। मैं आजकल देख रहा हूँ कि मेरे कुछ ऐसे विद्यार्थी जो 2, 4, 6 नंबर से फेल हुए, उनके मैसेज आते हैं। उनकी स्थिति देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जब आप बहुत क्लोज जा कर के रह जाते हैं तो कितना दुख होता है, कितना एक प्रेशर आता है कि फिर से आपको वही पूरी किताब पढ़नी है, एक लाइन फिर से आपको पढ़नी है। यानी कि ये लड़ाई बहुत कठिन है। तो आपको बहुत मजबूती के साथ दिन प्रतिदिन बिना समय गंवाए लगे रहना है। और सिर्फ क्लास की बात नहीं है, यहाँ से तो आपको कंटेंट और कुछ टॉपिक मिल जाते हैं जो मैं पढ़ा देता हूँ। इसके अलावा भी आपको पढ़ाई करते रहना है, बार बार रिवीजन करना है, अपने इस नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। इस पीडीएफ का प्रिंट आप निकाल करके भी रखें, हार्ड कॉपी भी इसकी नोट्स बना लें। इसके अलावा जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो कृपया पेन और एक कॉपी लेकर के बैठें। कई बार पीडीएफ में सारी चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ बातों बातों में चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब बात हो गई काफ़ी जो कि आपसे करनी थी। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो देखते हैं, पाल शैली हमें आज पढ़ना है। पाल शैली के बारे में हमने परिचय थोड़ा सा आपको पहले ही दे दिया था। ये जो है आपका पूर्वी भारत, बंगाल में जो है इसका जन्म होता है और उसके बाद में नेपाल और बिहार तक फैल जाता है, ठीक है ना। तो पाल शैली का विकास 9वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 9वीं शताब्दी में हुआ। कहाँ हुआ? पूर्वी भारत में हुआ, बंगाल में, जिसे आप अभी पश्चिम बंगाल कहते हैं। वो अपने आप में बहुत बड़ा होता था। अभी तो छोटा हो गया है। उसमें उड़ीसा का भी पार्ट था, उसमें बिहार का भी पार्ट था, और उसमें थोड़ा बहुत पार्ट जो है नेपाल का भी था। तो काफ़ी अपने आप में बृहद होता था, ठीक है ना। अभी वर्तमान में उसका आकार वो नहीं है। इस शैली में बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अंतर्गत अधिकांश ग्रंथों का चित्रण हुआ है, ठीक है। इस शैली में बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अंतर्गत अधिकांश ग्रंथों का चित्रण हुआ है। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान में, जो 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक होते रहे, जिनका चित्रण दृष्टांत विधि से हुआ है। दृष्टांत का मतलब होता है कहानी। क्या मतलब होता है? कहानी, ठीक है ना। तो जो चित्रण हुआ है वो दृष्टांत विधि से हुआ है। इस शैली का प्रमुख केंद्र बंगाल तथा बाद में इसका विस्तार नेपाल से लेकर के बिहार तक हो गया था। बाद में इसका विस्तार नेपाल से लेकर के बिहार तक
हो गया था। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो पहला आपका बंगाल हो जाएगा, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, बंगाल। दूसरा आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है ना, और तीसरा आपका नेपाल हो जाएगा, तीसरा आपका नेपाल हो जाएगा। तो ये पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं, कई बार टीजीटी में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पाल शैली में लगभग 24 चित्रित पोथियां हैं। कितनी? 24। कितनी है? 24 है। डॉक्टर रीता प्रताप ने अपनी किताब में ये मेंशन किया है कि जो पोथियों की संख्या है वो 24 से कम है। उन्होंने एग्जैक्ट कोई संख्या नहीं बताया है, उन्होंने 24 से कम बताया है, लेकिन कई जगहों पर 24 लिखा हुआ है और प्रमाणिक जगहों पर लिखा हुआ है, तो इसे हम 24 या 24 से कम मान सकते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा की बात कहीं नहीं है, ठीक है ना। देखिए जितनी भी किताबें हैं, जितने भी लेखक हैं, सब ने क्या लिखा है मैं एक बार बता ज़रूर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है ना। और ये पीडीएफ बनाने से पहले बहुत ही गहरा रिसर्च होता है, सारे नोट्स, सारे किताब, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये 24 पोथियाँ चित्रित हैं इसमें पाल वंश में, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिनमें से वर्तमान में केवल 5 उपलब्ध हैं। कितनी? केवल 5 उपलब्ध हैं। कौन कौन? प्रज्ञा पारमिता शास्त्र, ठीक है, ये प्रज्ञा पारमिता शास्त्र होगा आपका जो लिखा हुआ है, प्रज्ञा पारमिता, ठीक है ना। यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हुआ है, जब रा ऊपर लगता है तो उसका मतलब कि रा का प्रयोग पहले हुआ है, ठीक है ना, तो उस प्रकार लिखा हुआ है ये प्रज्ञा पारमिता शास्त्र, कर्णदेव गुहा, गंधर्व व्यूह और साधनमाला और पंचशिखा। ये 5 ग्रंथ हैं, 5 पोथियां हैं जो वर्तमान में पाई गई हैं, जिनको आप देख सकते हैं, इनके चित्र को आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी पोथियों के जो चित्र हैं वो अब नहीं मिलते हैं, वो अब गायब हो गए हैं। कौन कौन से हैं? प्रज्ञा पारमिता, कर्णदेव गुहा, गंधव्यूह और साधनमाला और पंचशिखा, ये आपको प्राप्त है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन ये अभी इतने प्राप्त होते हैं, आपको ये मिल सकते हैं। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे कि जो प्रज्ञा पारमिता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सबसे पहले इसी का चित्रण किया गया। इस सवाल टीजीटी में पूछा जाता है कि ताड़पत्र पर सर्वप्रथम किस ग्रंथ का चित्रण हुआ, तो वो है आपका प्रज्ञा पारमिता। तो सबसे पहले ताड़पत्र पर प्रज्ञा पारमिता का ही चित्रण हुआ है और प्रज्ञा पारमिता में करीब 8000 श्लोक हैं। कितने? 8000 श्लोक हैं, 8000 श्लोक हैं इसमें। और जो इसका कालखंड है, प्रज्ञा पारमिता का जो कालखंड है वो आपका 100 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा पूर्व से लेकर के ये 600 ईस्वी तक है, 600 ईस्वी तक है। तो इसका कालखंड बहुत बड़ा है। और प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? प्रज्ञा पारमिता शास्त्र के लेखक कौन है? नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है, ठीक है ना। नागार्जुन इसके लेखक है। नागार्जुन इसके लेखक है, ठीक है। तो प्रज्ञा पारमिता सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में जितनी भी चीज़ें थी मैंने बता दी। ज़्यादा सवाल यहीं से आता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या बात इसमें है? प्रज्ञा पारमिता शास्त्र क्या है? ये सबसे पहले ताड़पत्र पर इसका चित्रण किया गया। इसके लेखक नागार्जुन हैं। करीब 8000 इसमें श्लोक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी जो 4 हैं, कर्णदेव गुहा, गंधर्व, साधनमाला, पंचशिखा, ये भी महत्वपूर्ण है। पंचशिखा के बारे में जानकारी मिलती है कि जो राजा जयपाल थे उनके 14वें सिंहारोहण, ठीक है ना, राजा जयपाल के 14वें सिंहारोहण का चित्रण यहाँ पे जो है इसमें मिलता है। और ये जो पंचशिखा का चित्र है ये आपको मिलेगा लंदन में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखा गया है, ठीक है ना। अंग्रेज हमारे यहाँ से सिर्फ जो है धन संपदा लूट के नहीं लेके गए, हमारी बहुत सारी कलाओं को, हमारे बहुत सारे कल्चर को चुरा के लेके गए और अपने यहाँ रख करके उसका म्यूजियम बनाए हुए हैं। और हम अपनी ही चीज़ों को देखने के लिए वहाँ जाते हैं, खर्चा करते हैं, क्योंकि हमने यूनिटी नहीं दिखाई और हम विखंडित होने के कारण उनके गुलाम बन गए थे,
ठीक है ना। तो ये 5 हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, प्रज्ञा पारमिता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बिहार की विक्रमशिला, नालंदा व भागलपुर से इस शैली में चित्रित अनेक पोथियों के पन्ने मिले हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बात वही है कि इसका जो क्षेत्र था वो बिहार भी था, बंगाल भी था और नेपाल भी था। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, बिहार की विक्रमशिला, चूँकि विक्रमशिला का निर्माण भी एक पाल शासक करवाता है, तो वहाँ से तो चीज़ें मिलेंगी ही, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। पाल शैली की विशेषताएँ क्या हैं उसको देखते हैं अब। पाल शैली की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। पाल शैली का अधिकांश चित्रण पोथियों के रूप में हुआ है। अधिकांश चित्रण किसमें हुआ है, पोथियों के रूप में हुआ है, जिसमें अधिकतर भोजपत्र ताड़पत्र पर बनाए गए हैं तथा इन पोथियों के जिल्द लकड़ी के पटरी के बने हैं। लकड़ी के पटरी या जो पटरा होता है ना लकड़ी का, उस पर बने हुए हैं, ठीक है ना, उसके बने हुए हैं, जिस पर चित्रकारी करके सुरक्षा हेतु लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है कि पतली परत चढ़ा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त कुछ चित्र रेशमी कपड़े पर भी बनाए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो ये इलाका था पूरा उस वक्त बंगाल का, यहाँ के जो लोग थे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं थी, एक लगभग मिडिल क्लास होते थे। और दूसरी बात ये था कि ये लोग व्यवसायी थे। क्या थे, ये लोग व्यवसायी थे। और जो तीसरी बात थी वो ये थी कि ये साक्षर नहीं थे, ये साक्षर नहीं थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसे इतिहास का ज्ञान नहीं होगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इतिहास के बारे में नहीं जानेगा, वो नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से डरेगा। अपने आसपास इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन नोट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। बट जो पुराने सोच के लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई का मतलब केवल स्कूल समझा है, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ऐसी ही बात थी पाल शासन के दौरान जो लोग थे उनके साथ, जिन्होंने चित्र बनाए, क्योंकि उन्हें चीज़ें पता नहीं थी तो वो ना तो बहुत बेहतर चित्र बना पाए जैसे अजंता और बाघ की गुफाओं में प्राप्त होते थे, क्योंकि यहाँ पर जो चित्र बनाए गए थे वो बौद्ध भिक्षुओं ने बनाए थे, जिनका ज्ञान बहुत ज़्यादा था, जिन्होंने बहुत सारी ज्ञान अर्जित की थी बौद्ध धर्म से दीक्षा लेकर के, तो उनको नॉलेज था, उन्होंने बेहतरीन चित्र बनाए थे। लेकिन ये क्या थे, ना तो उतने पढ़े लिखे लोग थे और ना ही इनके पास बहुत संसाधन थे। तो इनके जो चित्र थे वो मूलतः 2 प्रकार के थे। पहला, मनोरंजन के लिए ये लोग जो है चित्रकारी करते थे, मनोरंजन के लिए चित्रकारी करते थे, यानी कि खिलौने बनाना और उन्हें जाकर के मार्केट में बेच देना और उससे अपना कुछ पैसा कमा लेना, अपना खर्च चलाना। तो एक चित्रकारी का उद्देश्य इनका ये था। और दूसरा उद्देश्य था धार्मिक प्रचार। दूसरा उद्देश्य क्या था, धार्मिक प्रचार इनका दूसरा उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य के लिए ये लोग भी चित्र बनाते थे और इसमें वो रामायण के चित्र, महाभारत के चित्र, बौद्ध धर्म के चित्र बनाते थे और उनका भी ये व्यवसाय ही करते थे, बेचते थे, ठीक है ना। तो यहाँ जो चित्र आपको मिलेंगे वो बहुत परिष्कृत नहीं है, बहुत उच्च कोटि के नहीं हैं, लेकिन हैं, इनका अपना एक अलग रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं पर आगे। पाल पोथी के पृष्ठों की लंबाई 22.25 इंच है, यानी कि 22 सही 1/4, 22.25 इंच है। और चौड़ाई इसका 2.25 इंच है। चौड़ाई कितना है, 2.25, यानी कि 2 सही 1/4 इतना इंच इसका चौड़ाई है, ठीक है ना। इस पर देवनागरी लिपि में, ये इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको नोट डाउन करेंगे, लिपि कौन सी थी, देवनागरी लिपि थी। देवनागरी लिपि वही लिपि है जिसमें ये पूरी बात लिखी हुई है, ठीक है ना। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है ना। लिपि क्या होता है, लिखने का तरीका होता है। लिपि और भाषा में क्या अंतर है, भाषा ये हिंदी है लेकिन लिखा किस में है, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लिपि क्या होता है, लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई, मेंशन की गई, वो देवनागरी लिपि में थी तथा पोथियों के मध्य में जगह छोड़ दी जाती थी, यानी कि जो पोथियाँ ऐसे बनाई जाती थी उनके किनारे किनारे चीज़ें लिखी जाती थी और उनके बीच में चित्र बनाए जाते थे। किसके, बौद्ध धर्म से संबंधित देवताओं के चित्र
बनाए जाते थे, ठीक है ना, जिनमें महायान बौद्ध धर्म से संबंधित देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। पाल शैली के चित्रों में वनस्पति एवं खनिज रंग का प्रयोग हुआ है। पाल शैली के चित्रों में वनस्पति एवं खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, जिसकी रंग योजना चटकीली है, यानी कि चमकदार रंग योजना देखने को मिलती है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इस शैली के चित्रों में मूल रंग जो है वो लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद मिलते हैं तथा इन सबके मिश्रण से गुलाबी, हरा, बैंगनी रंग भी प्रयोग किए गए हैं। पाल शैली के चित्र बौद्ध धर्म एवं दर्शन से संबंधित है तथा इस शैली के चित्रों में अजंता परंपरा विद्यमान थी। और अजंता परंपरा का मतलब क्या है कि बुद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं, किंतु इसमें अजंता जैसी सुंदरता, लावण्य और सादृश्य जैसी विशेषता नहीं थी। यानी कि जो बात मैंने अभी ऊपर की कि अजंता जैसी खूबसूरती यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, वो नयापन नहीं देखने को मिलता है। जो भित्ति पर चित्रकारी की गई थी, बेहतरीन पेंटिंग बनाई गई थी, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। पाल शैली के चित्रों की सीमा रेखाएं ऐसी लगती हैं कि वह तूलिका के स्थान पर निब से बनाई गई हैं। तूलिका का मतलब होता है ब्रश, जिससे चित्र बनाया जाता है, ठीक है ना। आपने भी देखा होगा, आपके घर में जब पेंटिंग वगैरह होता होगा तो ब्रश आता होगा, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो ब्रश, यहाँ पर ब्रश के आधार पर जो है ब्रश के जगह पर निब का प्रयोग हुआ है। ऐसा लगता है कि ब्रश के यानी कि तूलिका के स्थान पर निब का प्रयोग हुआ है। निब आपने शायद निब वाला पेन देखा हो, अभी तो बहुत कम आते हैं। निब बहुत ही पतला होता है और ऐसा लगता है इतना पतला बनाया गया है जो उसके बॉर्डर हैं काले रंग से कि ये ब्रश लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि निब से बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो जिनकी रेखाओं में कठोरता दिखाई देती है, यानी कि बहुत ही तीक्ष्णता और कठोरता दिखाई देती है, क्योंकि रेखाओं में कोमलता का अभाव है। रेखाओं में कोमलता का अभाव है और उसकी मोटाई सभी जगह पर समान है, यानी कि मोटाई समान है, उसमें कठोरता है, तीक्ष्णता है, रंग काला है उसका और इतना पतला है कि ऐसा महसूस होता है कि निब से बनाया गया है और उसमें तूलिका का प्रयोग यानी कि ब्रश का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना। ये इसका एक अन्य विशेषता हुआ। आकृतियों में चेहरे चपटे हुए बनाए गए हैं, यानी कि जो चेहरे बनाए गए हैं वो चपटे हुए हैं। हाथ एवं पैरों की मुद्राओं में अकड़ है। हाथ और पैरों की मुद्राओं में क्या है? अकड़ है। आकृतियों में निर्बलता दिखती है और आकृतियों में स्वच्छता, सजीवता का खूब प्रयोग हुआ है, ठीक है। आकृतियों में स्वच्छता और सजीवता का खूब प्रयोग हुआ है। हाथ पैर में अकड़ दिखती है और चेहरे चपटे हैं। तो ये पाल शैली के जो चित्र बनाए गए उनकी ये विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं, प्रकृति चित्रण बहुत कम हुआ है। प्रकृति चित्रण में नारियल एवं कदली के पेड़ ही दिखाए गए हैं। चित्रकारों ने 9 चित्रों पर अपना नाम नहीं लिखा है, ठीक है ना। प्रकृति चित्रण यहाँ पर बहुत कम मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। प्रकृति चित्रण एकदम ना के बराबर मिलता है। कई जगह पर नारियल और कदली का मतलब होता है केला। क्या होता है? केला। तो केला यानी कि नारियल और केला के चित्र यहाँ पर मिले हैं। चित्रकारों ने चित्रों पर अपना नाम नहीं लिखा है। इस शैली में केवल दृष्टांत चित्र ही मिलते हैं, यानी कि कहानियों के चित्र ही मिलते हैं। दृष्टांत मतलब कहानी होता है, ठीक है ना, कहानियों के चित्र ही मिलते हैं। तो इस प्रकार आपने पाल शैली की विशेषता, उनके प्रमुख चित्र और इससे पहले वाली क्लास में हमने उनका परिचय पूरा देख लिया था, ठीक है ना। अब कुछ एक चीज़ें और जो है मैं आपको बता देता हूँ। जो पाल शैली है उसको एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलेन रूबिशो ने इसे क्या कहा है? बिहार कला कहा है। क्या कहा है? बिहार कला कहा है। पाल कला को बिहार कला या बिहार कला शैली कहा है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। मैंने कहा था पेन और कापी लेके बैठिए, ये आपके PDF में नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। हेलेन रूबिशो ने इसे बिहार कला कहा है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने प्रज्ञा पारमिता के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी और जो पटचित्र बनाए गए उनके जो 2 मुख्य उद्देश्य थे, एक तो व्यवसाय करना, पैसा कमाना, और जो दूसरा उद्देश्य था वो धार्मिक प्रचार प्रसार था,
ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने पाल शैली पूरा कंप्लीट कर लिया, इसमें कुछ नहीं छूटा है आपका। किसी भी किताब से, किसी भी नोट से, किसी भी टीचर से आप जो है उनके नोट्स से मिला करके देख सकते हैं, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम जैन शैली यानी कि जो पश्चिम भारत की शैलियाँ हैं उन पर बात करेंगे। पाल शैली को हमने समाप्त कर लिया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।